हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सार्क देशों के बारे में, सार्क संगठन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया कि जनरल असेंबली क्या होती है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ILO क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया ICJ क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया है। ठीक है, तो आइए आज हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ICJ क्या है। फिर उसके बाद हम आएंगे सीधा अपने टॉपिक पर, सार्क देशों के यानी कि सार्क संगठन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो कि मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ICJ के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, संयुक्त राष्ट्र की यह एक न्यायिक एजेंसी है जिसे विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है और अमन महल भी कहा जाता है, यानी पीस प्लेस भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। फिर मैंने आपको इसमें ये भी बताया था, यह क्या काम करता है, देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है, साथ ही साथ सलाह देने का भी काम करता है, विशेष एजेंसियों को सलाह देने का भी काम करता है। और इसमें क्या होता है कि केवल और केवल एक देश दूसरे देश पर मुकदमा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये बताया था। दूसरी चीज़, इसके संरचना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए होता है। और इनका चुनाव निर्वाचित कैसे किए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद द्वारा इनका चुनाव होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर जो न्यायाधीश बन सकते हैं केवल एक देश का एक ही न्यायाधीश हो सकता है, दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय जज के तौर पर यहाँ दलबीर सिंह भंडारी जी हैं जो ICJ में एक तरह से निर्वाचित हुए हैं। कब निर्वाचित हुए थे, 2017 में। जिनका कार्यकाल क्या है, 9 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल है। यह दूसरी बार चुने गए हैं। दलबीर भंडारी जी के बारे में मैंने आपको चित्र भी दिखाया था जो कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश क्या करते हैं, मामले की सुनवाई करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है, लेकिन अगर बराबर की स्थिति में निर्णायक का मत माना जाएगा सभापति का। ठीक है, और न्यायालय का निर्णय जो होता है अंतिम होता है और इसके बाद कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, अपील भले ही नहीं की जा सकती है लेकिन उस मामले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो आधिकारिक भाषा है, ICJ की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 93 में क्या बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के वे सभी सदस्य 193 सदस्य जो हैं न्यायालय से न्याय पाने का हक रखते हैं, लेकिन वे देश भी न्यायालय से न्याय पाने के हक रखते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। वे भी क्या कर सकते हैं, एक तरह से अपील कर सकते हैं न्याय के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम कैसे करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति इसे प्राप्त है। और मैंने ये भी बताया था कि सार्वजनिक कार्रवाई कैसे हो सकती है, ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था जो कि आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट बातें आती हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों रहा कि अभी अभी आपने देखा कि कुलभूषण यादव के मामले में क्या हुआ था, यह ज़्यादा चर्चा में आ गया था। जिसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव, कुछ लोग जाधव भी कहते हैं, कुलभूषण यादव को क्या किया गया था, एक तरह से फांसी दे दी गई थी पाकिस्तान न्यायालय द्वारा, जो कि उसको रुकवाने के लिए भारत सरकार ने अपील दायर की थी। कहाँ पर, ICJ में, जो कि उनकी फांसी रुक गई है। ठीक है, नेक्स्ट बातें मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने आपको बताया ही था। आइए आप पढ़ते हैं सार्क देशों के बारे में। दोस्तों, सार्क संगठन के बारे में आइए हम जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसके सदस्य कौन कौन से हैं,
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और मालदीव और नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका भी इसका सदस्य है। ठीक है, इसका सदस्य कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। अगर मैं आपको एक ही लाइन में समझाना चाहूँ तो आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, मालदीव भी है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सारे क्या हैं? सार्क के सदस्य हैं, सार्क संगठन के सदस्य हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसका जो हिंदी में नाम दिया गया है दक्षिण एशिया आर्थिक संगठन, रीजनल यानी क्षेत्रीय संगठन दिया गया है, कॉरपोरेशन दिया गया है इसका नाम। ठीक है, यह क्या काम करता है? यह 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यह कैसा संगठन है? यह 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। कौन सा? सार्क संगठन। और इस समूह में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है, जिसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985, यानी कि 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी चीज़ें है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, यानी कि नेपाल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो आपको शायद आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है? 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सार्क संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश में है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसके 8 देश सदस्य हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया, ध्यान रखने वाली बात है, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू, यानी कि नेपाल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बातें आइए जानते हैं। मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखिए कि उत्तर में एक तरह से क्या है, उत्तर में आपका अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर उसके बाद है आपका उत्तर में ही नेपाल है, फिर एक तरह से पूर्व में इसे कह सकते हैं नेपाल है, फिर उसके बाद क्या है? भूटान है, फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका दक्षिण में और मालदीव भी दक्षिण में है। तो अब आपको मैप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अफगानिस्तान, ठीक, उसके बाद क्या है? पाकिस्तान, ठीक है, आपको दोनों याद हो गए होंगे। फिर उसके बाद नेपाल को तो आप हमेशा याद रखते हैं, भूटान को भी याद रख लीजिए। बांग्लादेश यानी कि पश्चिम बंगाल के पास में बिल्कुल बैठा हुआ है, तो बांग्लादेश भी आपको याद हो गया होगा। भारत में आप रह ही रहे हैं तो भारत में आपको याद ही रखना है। और एक तरह से श्रीलंका भी है, और मालदीव को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सारे सदस्य आपको याद रहेंगे, लेकिन मालदीव आप भूल सकते हैं। तो मालदीव भी इसका सदस्य है। सार्क देश यानी कि सार्क संगठन का सदस्य मालदीव भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बातें आती हैं, सार्क सदस्य तो हैं, ठीक है, सार्क संगठन के 8 सदस्य तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। पर्यवेक्षक देश में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, चीन भी है, यूरोपीय संघ भी है, ईरान भी है, जापान भी है, मॉरिशस भी है, म्यांमार भी है, और दक्षिण कोरिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक तरह से इसके पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं कि सदस्य राज्य और पर्यवेक्षक राज्यों के बीच में क्या अंतर होता है। जो सदस्य राज्य होते हैं और पर्यवेक्षक राज्य में क्या अंतर होता है, इन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा क्यों दिया गया है, आइए जानते हैं। जो सदस्य राज्य होते हैं वह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, और समूह के एक अभिन्न अंग होते हैं, जो कि एक तरह से इनके पास क्या अधिकार होता है? पूर्ण मत का अधिकार होता है, और कोई भी प्रस्ताव यह प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो सदस्य राज्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, जो इनकी सदस्यता होती है, पूर्णकालिक होती है, और साथ ही साथ यह समूह के जो संगठन होता है उसका अभिन्न अंग होते हैं,
और इनके पास पूर्ण मत का अधिकार होता है और किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें आती हैं, वहीं पर यदि हम बात करें, पर्यवेक्षकों को संगठन की गतिविधियों में सिर्फ और सिर्फ भाग लेने के लिए विशेषाधिकार दिया गया है। इन्हें न तो मत देने का अधिकार है और ना ही किसी प्रकार की यह प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संगठन जो एक तरह से सदस्य राज्य होता है, सदस्य राज्य होते हैं, उन्हें पूर्णकालिक सदस्यता मिलती है और समूह के एक अभिन्न अंग होते हैं, उन्हें पूर्ण मत का अधिकार होता है और किसी भी प्रस्ताव या को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर जो पर्यवेक्षक राज्य होते हैं, पर्यवेक्षक संगठन होते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ संगठन के गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और उन्हें ना तो मत देने का अधिकार होता है, ना ही किसी प्रकार के प्रस्ताव को वह प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको पर्यवेक्षक राज्य और एक तरह से सदस्य राज्यों के बारे में अंतर भी पता चल गया होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बातें आइए जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। इसका आखिर उद्देश्य क्या है इस संगठन को स्थापित करने का। तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, दक्षिण देशों के कल्याण के लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसके स्थापना करने का एक लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ नेक्स्ट इसका लक्ष्य है कि क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में भी तेजी लाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट बातें कही गई हैं कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना का भी इसका काम है। यानी कि इसका काम एक ये भी है कि देशों के बीच जो भी विभिन्न देश है, जो इसमें 8 सदस्य देश है, इन देशों के बीच में क्या है, सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने आप को मजबूत रख सकें। और नेक्स्ट बातें हैं कि समान हित के लिए, समान हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्वयं के बीच सहयोग का भी मजबूत करता है। और नेक्स्ट बातें हैं आपको जानने वाली, समान लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग भी करने का इसका काम है। तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि इस संगठन को स्थापित करने के इस संगठन का क्या उद्देश्य था। मैंने आपको सारे उद्देश्य बता दिया। नेक्स्ट बातें आती हैं, अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, आइए हम जानते हैं अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक में आयोजन किया गया। एक बैठक का आयोजन किया गया कब, कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए। और इस संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो संगठन के सदस्यों के साथ बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। यानी कि इसे वर्चुअल बैठक भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बातें आती हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर 15 मार्च 2020 को आयोजित इस बैठक में सार्क देशों ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए भारत की पहल का स्वागत किया है। जो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, इन्होंने 15 मार्च को आयोजित, यह बैठक कब हुई थी इस बात को भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, यह बैठक अभी हाल ही समय में कब हुई थी, 15 मार्च 2020 को, 15 मार्च 2020 को यह बैठक हुई थी। और कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने जो पहल की शुरुआत की है, उसका सभी राष्ट्र अध्यक्षों ने क्या किया है, स्वागत किया है। नेक्स्ट बातें आती हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से कोविड-19 से की चुनौती से निपटने के लिए सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा। यानी कि जो पहल की शुरुआत की गई थी, इमरजेंसी फंड की पहल की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है, और भारत की तरफ से पहला जो सहयोग मिला, सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाला भारत है, जो 10 मिलियन
10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। किसमें? सार्क देशों के संगठन में, जो एक तरह से कोविड 19 की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 मिलियन का योगदान दिया है। किसने? भारत ने, अमेरिकी डॉलर में भी। इस बैठक में भारत ने सार्क देशों के विदेश सचिव या अन्य अधिकारियों के बीच विचार विमर्श से इस फंड के लिए रूपरेखा तैयार करने का भी सुझाव दिया है। तो भारत ने ये भी कहा है जो विदेश सचिव हैं उन अधिकारियों के बीच विचार विमर्श होगा और जो फंड इसमें दिया जा रहा है इसकी एक रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका सार्क संगठन हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बिम्स्टेक पर होगी। बिम्स्टेक पर हम इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी बिम्स्टेक पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट राय व्यक्त कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए